प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का जो मैटर है अम्ल, क्षार व लवण अर्थात एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 6 नंबर का चैप्टर है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? प्रश्न में आपको एक तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए मिल सकते हैं जिसमें कहेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को छांटिए या प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार को छांटिए, और इनमें डेफिनेट आपको लवण दिया हुआ रहेगा और कहेंगे कि इस लवण को बनाने की विधि बताइए या इनके कोई दो उपयोग बताइए, या समस्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं। क्या होगा कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए? तो ये समस्यात्मक प्रश्न पीएस से संबंधित होंगे। दंत क्षय से बचने के लिए क्या करना है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ये है क्या। तो पहला जो फैक्ट है वो है अम्ल, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इसकी उत्पत्ति है वो एसिडस से हुई है। वे पदार्थ ये क्या करते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे हो और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ध्यान रखें, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अर्थात कई बार आपको यह नाम भी बताया जाता है अनिल, तो यह ध्यान रखें, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और निकटवर्ती दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आप ध्यान रखें। और क्षार उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर महत्वपूर्ण परिभाषा है आरेनियस के अनुसार आरेनियस वैज्ञानिक ने क्या कहा था? आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अम्ल की यह विशेषता है, ध्यान रखें, सिंगल H प्लस आयन कभी नहीं होगा। अम्ल हमेशा या तो इस रूप में पाया जाता है, जो H प्लस आयन है वो जलीय विलयन में, या हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। तो यहां इसका मतलब होता है H2O। यदि आपने ये लिख दिया तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है, आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये 3 फैक्ट जिसके अंदर होते हैं, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अर्थात पहले माना जाता था कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, तो बाद में कई ऐसे नए पदार्थ खोजे गए जैसे आइसोसाइनाइड है, तो लोग उन वैज्ञानिकों के पास में गए, भैया चख के बताइए अम्ल कैसे होते हैं। हमें पता है साइनाइड को जैसे ही व्यक्ति ने चखा और वो टपका, उसकी फाइल यहां से बंद, सीधा यमराज के खाते में चित्रगुप्त उसकी फाइल खोलते हैं। तो उन्होंने कहा हम नहीं चखेंगे। तो कहा तो फिर क्या करें? आपने ही परिभाषा दी थी, स्वाद क्या होते हैं? अम्ल में खट्टे होते हैं। तो बाद में आरेनियस ने कहा कि नहीं, चखने की जरूरत नहीं है, एक बाल्टी लेके आओ, पानी की मंगाई और उसमें कहा इसमें डालो। फिर देखा कि क्या ये H प्लस आयन देते हैं, तो उसका परीक्षण किया गया पीएच स्केल की सहायता से। तो यदि H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल हैं, और बाद में क्षार होते हैं जो OH आयन देते हैं। इनमें भी कहीं एक्सेप्शन आ गए थे, जैसे अमोनिया है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, उसके पास OH ही नहीं होता। तो बाद में लुई कंसेप्ट बेस के आधार पर अवधारणा दी गई। तो चलिए यहां पर हमारे 10th क्लास में बस यही फैक्ट आप ध्यान रखें। तो यहां पे लिख सकते हैं जैसे में हम एग्जांपल लिख सकते हैं H2SO4 HNO3 एंड यहां पे हम लिख सकते हैं HCOOH आदि। एक बार हमें इनके एग्जांपल 2-3 ही यदि प्रश्न आ जाए, अम्ल कहते किसे हैं
तो यह परिभाषा आपके अनुसार परीक्षा में पूछी जाती है कि अम्ल जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, कभी भी अकेला H प्लस आइन मत लिख देना। यह देते हैं H प्लस आइन एक्वस जो होता है या H3O प्लस, यह देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, एक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं उसकी जानते हैं। अम्ल के प्रकार के बारे में देखते हैं, तो हेडिंग है हमारी अम्ल का प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। अम्ल का प्रकार, प्रकार यानी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास में है प्रबल अम्ल। कौन सा है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यह होता है वे अम्ल जो जलीय विलयन में तेजी से H प्लस आयन देते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उसे कहा जाता है प्रबल अम्ल। तो चलिए इसको, एक होता है दुर्बल अम्ल, पहले समझते हैं यह है क्या। दुर्बल अम्ल ये क्या करते हैं? धीमी गति से H प्लस आयन देते हैं। अब कहें और कम मात्रा में, और यह क्या करते हैं? तेजी से H प्लस आयन देते हैं अधिक मात्रा में। हम कहेंगे ये माजरा क्या है? तेजी से अधिक मात्रा, कम और धीमी गति से। तो समझते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों आपके पास में कोई खाने के लिए चने हैं। क्या है? दो व्यक्ति के पास में चने हैं, इसके पास में भी चने हैं और इसके पास में भी चने हैं, क्योंकि इसने सुदामा चरित्र पढ़ा हुआ है तो चने खाएगा। अब यहां होता यूं मात्रा है, इनको कहते हैं आपको 5 मिनट में चने खाने हैं। ये करेगा क्या? देखिए 5 मिनट टाइम फिक्स है। ये क्या करता है? दबादब अगला गया नहीं, उससे पहले ही टपका लेता है, चने के चने खाने लग जाता है। तो इसका मतलब देखो तेजी से। और ये क्या करता है? ये कहीं नियम फॉलो करता है भाई, अंदर जाएगा तो चने का पाचन भी होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए इसको पता है, अंदर WBC को हमने इतने दिन पाल रखा है। वो क्या करेगी? ये दरादर खाने में लगा रहता है और ये धीरे धीरे खाता है। एक जाएगा उसके बाद में दूसरा खाता है। तो 5 मिनट में इस भाई साहब ने चने की संख्या जब काउंट की तो 50 हुई। एक एक खाने से इसने टपका दिए भाई साहब 200 के आसपास। कितने खा गया? 200। बताइए, समझ गए आप? इसने स्पीड तेज थी, समय तय, सीमा निश्चित थी, तो इसने रफ्तार बढ़ाई तो चणों की संख्या भी बढ़ गई। इसने बेचारे ने रफ्तार कम की तो चणों की संख्या 50 थी। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि वे अम्ल जो तेजी से H प्लस आयन देते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो चलिए प्रबल अम्ल की परिभाषा आपने समझ ली। तो प्रबल अम्ल होते क्या हैं और किस प्रकार से हैं? तो हम कहेंगे वे अम्ल जो तेजी से H प्लस आयन देते हैं, तेजी से H प्लस आयन देते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रबल अम्ल के बारे में ही हम कंसेप्ट लिख रहे हैं, तो वे प्रबल अम्ल है। उदाहरण प्रबल अम्ल के बारे में बात करें तो उदाहरण में हमारे पास में आ जाएगा, एक तो हमारे पास में है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यह अम्लों का राजा कहलाता है क्योंकि अनेकांश जो लवण है वो इसी से प्राप्त होते हैं। फिर हमारे पास में आएगा नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। ध्यान रखें ये जो CET के लिए एग्जाम के लिए अम्ल, क्षार और लवण है, पूरा का पूरा कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट क्लासेज ये मैटर लेके आएगा। तो इनमें से आपके विद्युत धारा का जो मैटर है वो खत्म हो चुका है। तो अम्ल, क्षार और लवण है, और 10th क्लास वालों के लिए तो ऑब्वियसली है ही।
तीसरा जो फैक्ट है, जो अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र HCl होता है। फिर होता है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, जिसका होता है HBr। फिर होता है हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसका होता है HI। फिर होता है परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HClO4। ध्यान रखें, हमारे 10th के अंदर महत्वपूर्ण इन्हीं की चर्चा की गई है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की चर्चा की गई है। और यदि प्रबल अम्ल के बारे में पूछा जाता है तो बस आज तक जो प्रबल अम्ल के बारे में है, ये 6 ही प्रबल अम्ल ज्ञात हुए हैं। हम जब 11th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं या 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन 6 ही अम्लों का जिक्र किया जाता है। तो प्रबल अम्ल के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कौन प्रबल अम्ल है, ये तेजी से H+ आयन देते हैं। ये 6 हैं, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI और HClO4। चलिए दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो अम्लों के प्रकार के बारे में दुर्बल अम्ल है। चलिए दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं। दुर्बल अम्ल है क्या? दुर्बल अम्ल अर्थात वीक एसिड दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन या धीमी गति से H+ आयन देते हैं। अर्थात ये धीमी गति से और कम मात्रा में H+ आयन देंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण में मैं जो स्टार लगा रहा हूं 10th क्लास में है, जिनके स्टार नहीं है वो CET के लिए हैं और स्टार वाले भी सम्मिलित रहेंगे। तो देखिए यहां पर जो दुर्बल अम्ल के बारे में बात की गई है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, इसका जिक्र किया जाएगा HCOOH फॉर्मिक अम्ल। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है CH3COOH। फिर इसके अंदर HCN हो जाएगा, ये स्टार के रूप में आप लिख सकते हो। यानी फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट हमारे पास में दुर्बल अम्ल है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमारे पास में है, ध्यान रखना, HNO2, इसको कहते हैं नाइट्रस अम्ल कहते हैं। यहां पे स्टार नहीं आएगा, मैं यहां पे डॉट के रूप में लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। जो स्टार है वो हमारे 10th क्लास में है, जिससे बच्चे भ्रमित ना हो। यह CET का कंसेप्ट भी चल रहा है साथ में। तो HNO2 का मतलब हो गया नाइट्रस अम्ल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा अम्ल आता है। H3PO4 फोस्फोरिक अम्ल। और जो जनरल साइंस के कंपटीशन में पूछा जाता है 100% ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो यहां पर जैसे ही हम इसको बड़ा देख लेते हैं H3PO4 हम प्रबल अम्ल मानते हैं, ये होता है दुर्बल अम्ल। तो यहां पर आपने देखा कौन कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCN, H2S, HNO2 एंड H3PO4 यह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर हमारा अम्लों का जो मैटर है खत्म हो गया है कि कौन कौन से अम्ल क्या हैं और कौन से किस प्रकार से हैं। अब हम इसके कंसेप्ट में चलते हैं कि अम्ल किसु ने अम्ल द्वारा दिया गया H+ आयन
जलीय विलयन में किस रूप में रहता है, किस रूप में रहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि अम्ल द्वारा दिया गया जो हम H+ आयन की बात करते हैं वो जल में किस रूप में रहता है। तो ध्यान रखें, आंसर में हम कह सकते हैं H+ आयन AQ या H3O+, इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में। समझने का प्रयास करते हैं कैसे। तो देखिए यहां पे जो हमारे पास में है H2O एक्चुअल में अम्ल द्वारा दिया गया H+ आयन जो होता है, यहां पर जल का सतह आयनन होता है। यहां मैं इस HOH को इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां H+ आयन होते हैं। तो यानी ये HOH एक तो प्रबल यानी एक अम्ल की तरह काम करेगा, एक क्षार की तरह काम करेगा। ब्रोस्टेंड ने कहा था वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहां पे ये H इसको दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्षार और ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, तो H3O+ आयन, और यहां पे ये हो जाता है OH- आयन। तो ध्यान रखें हमेशा अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन है वो किस रूप में रहते हैं, H+ आयन व H3O आयन के रूप में रहते हैं। तो H+ आयन होते हैं, AQ का मतलब होता है एक्वस यानी एक्वेटिक भी कहा जाता है, इसे एक्वस भी कह सकते हैं, जलीय। तो इस प्रकार यह आपके इस समस्या का समाधान हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है शुष्क HCl गैस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करती। शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई प्रभाव नहीं डालती। क्यों? यह प्रश्न है समस्यात्मक, क्योंकि अम्ल क्षार और लवण में 2 नंबर का समस्यात्मक प्रश्न आएगा। तो यहां पर शब्द है शुष्क HCl गैस। प्यारे बच्चों यहां ध्यान रखना, जब भी HCl ड्राई अवस्था में होती है इसको हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। तो चलिए यह आप समझ गए। जैसे ही मैं इस HCl को जल में घोलूंगा तो यह अपना अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह आप ध्यान रखें कि जब भी HCl शुष्क अवस्था में होती है, मान लीजिए बाई चांस एग्जामिनर इसका नाम भी पूछ ले, शुष्क HCl का नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अम्ल आगे नहीं लगता है क्योंकि यह अभी अपने अम्लीय गुणों को दर्शाएगी नहीं। क्यों नहीं दर्शाएगी आगे देखेंगे। लेकिन जैसे ही HCl जल के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो इसका नाम बदल के हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब होता यूं है, कैसे होता है चलिए समझते हैं। हम जानते हैं शुष्क HCl गैस में H+ आयन नहीं देते, इसलिए अपने अम्लीय गुणों को नहीं दर्शाती, और अम्लीय गुणों को नहीं दर्शाने के कारण ही यह नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाती। जबकि जब शुष्क HCl गैस के पास में भिगा हुआ फिल्टर पेपर का टुकड़ा ले जाएं, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। फिल्टर पेपर किस प्रकार का होता है, यानी जो है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र इस प्रकार की एक पत्रिका होती है जिस पर लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर आते हैं। कह रहे हैं शुष्क HCl गैस के पास में
जब भिगा हुआ फिल्टर पेपर का टुकड़ा ले जाएं, अर्थात इसको जल में डुबोकर जब इस प्रंख नली के मुंह पर रखते हैं, चलिए किस प्रकार से रखते हैं वो देखते हैं। हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ले लिया, ये कांच की एक टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें ले लिया HCl गैस। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम जल से भिगा हुआ लिटमस पत्र ले जाएंगे, यानी इसमें ये जो मेरे पास में लिटमस पेपर है इसको जल से भिगोकर इसके मुंह पर रखेंगे, तो हमें पता है ये गैस किसके संपर्क में आएगी, नमी के संपर्क में आएगी। जल के संपर्क में आते ही ये HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। तब ये HCl अपने अम्लीय प्रभाव को दर्शाएगी, अर्थात मुक्त H+ आयन देगी। यही H+ आयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो यहां आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि शुष्क HCl गैस का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है, और HCl जैसे ही जल के संपर्क में आती है उसका नाम क्या हो जाता है बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। तो चलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से होगा, हम जानते हैं शुष्क HCl गैस H+ आयन नहीं देती, और यह भी रीजन है इनके बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है जो आसानी से टूट नहीं पाता। शुष्क HCl गैस H+ आयन यानी मुक्त H+ आयन नहीं दे पाती, जिससे यह अपने अम्लीय गुणों को नहीं दर्शाती, अर्थात नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करती है, यानी नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं डालती है। कारण क्या है, अम्लीय गुण नहीं दर्शाती। जबकि आगे हम पॉइंट में लगा सकते हैं, जबकि HCl गैस के पास जल से भिगा लिटमस पत्र ले जाने पर यह अपने अम्लीय गुणों को दर्शाती है, अर्थात H+ आयन देती है, जिससे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। क्या कर देती है, लाल कर देती है। ये लो, आपका ये कंसेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जब आप अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको उपकरणों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो ध्यान रखें, इस प्रकार की जो हमारे पास में कांच की प्रंख नली होगी, इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, यानी जो कांच की प्रंख नली, जैसे मेरे पास ये पेन है मार्कर का, यदि मार्कर का पेन का ऊपर वाला शीशा में ये हटा दूं तो मेरे पास में जो ये कांच का उपकरण बनेगा वो कहलाएगा टेस्ट ट्यूब। तो यह आप समझ गए होंगे। एक हमारे पास में जो आता है वो इस प्रकार का उपकरण होता है।
यह इस उपकरण पर यदि जितने ml लिखे हैं वो इस पे लिखे हुए होते हैं। यहां यदि चिन्ह है केवल तो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किसको कहते हैं? आयतन मापी फ्लास्क, यानी इसका आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। तो थोड़ा बहुत यह भी ध्यान रखें। और जो हमारे पास में चमची होती है, इसको हम अपनी भाषा में चमची कहते हैं। और कई जगह जब कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हटके काम करता है तो वो चमचा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अभी बेचारी ये चमची है। इसको रासायन की भाषा में इस पे चूल्हा कहते हैं। इस पे चूल्हा, ध्यान रखें पिछली बार यही पूछा गया था इस पे चूल्हा के बारे में, और 2-3 एपरेटस दिए गए थे। तो ये इस पे चूल्हा होगा, यानी जो चमची है वो इस पे चूल्हा, ये टेस्ट ट्यूब, और यहां पे यह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट जो अध्ययन करना है वो हमारे पास में जो मैटर है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से क्या होते हैं। तो आपने अम्ल के बारे में यहां पर समझ लिया। अब प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास में जो अम्ल के बारे में है, कौन किस प्रकार से एक्ट करता है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल क्षार है, और कौन जलीय विलयन में शुष्क गैसीय गैस के बारे में हमने बताया। अब हैं अम्लों के स्रोत। नेक्स्ट है अम्लों के स्रोत, सोर्स, स्रोत। अम्लों के स्रोत क्या क्या है? सोर्सेज ऑफ एसिड क्या क्या है, यह ध्यान रखना है। और 100% इनमें से पर्सन आते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इधर अम्ल, और यहां पे लिख सकते हैं स्रोत, यानी जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है। सबसे पहला हमारे पास में है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अर्थात लैक्टिक एसिड, यह किसमें पाया जाता है? दही में। और इसका नाम लैक्टिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि दही को ग्रीक भाषा में लेक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्टम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम लैक्टिक अम्ल पड़ा। यह आपका कंसेप्ट भी साथ में क्लियर होना चाहिए कि भाई दही में पाए जाने वाले अम्ल को मैं लैक्टिक अम्ल क्यों कहता हूं? क्योंकि दही का ग्रीक भाषा में नाम है वो लेक्टम है, और इसमें पाया जाने वाला जो अम्ल है वो लैक्टिक अम्ल कहलाता है। चलिए फिर हम दूसरा देखते हैं। यहां पे है हमारे पास में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और यह भी ध्यान रखें, फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, यह इसका आईयूपीएसी में नाम है। जब कार्बन की श्रृंखला वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें आप सीख जाएंगे। यह पाया जाता है नेडल के डंक में। नेडल के डंक में, जो नेडल पादप होता है उसके डंक में पाया जाता है। आप अक्सर खेत में कभी जाते हैं तो वहां नेडल का पौधा होता है, आप देखते होंगे कई बार वो पौधा आपको टच कर जाता है तो वहां पर आपको खुजली सी होने लगती है, वो है नेडल का प्लांट। और यहां पर दूसरा हम कहें लाल चींटी के, लाल जो चींटी है उसमें के डंक में, डंक में लाल चींटी जानते हो, बारोड़ी कीड़ी जब हमें खाती है तो उसके डंक में, कारण क्या होता है? जो है चींटी, जो लाल चींटी होती है उसको ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, और इसी में उत्पन्न अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। लाल चींटियों का आसवन करके फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। फिर हम कह सकते हैं ततैया में, जो हमारे पास में हम कह सकते हैं मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में, डंक में यह पाए जाते हैं फॉर्मिक अम्ल भाई साहब। यानी मधुमक्खी है या ततैया, हम कहें ततैया क्या है, जो टांट्या है उसी को ही ततैया कहा जाता है। वो भी काटता है, दर्द होता है, तो ततैया टांट्या, समझ गए। मधुमक्खी जानो यो, लाल चींटी क्या होती है। अब देखिए यहां पर यह हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे अम्ल की ओर। कौन सा अम्ल है, कौन सा इसका स्रोत है, बिल्कुल यहां पर हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है प्यारे बच्चों जो है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा है?
ओक्सेलिक अम्ल। ओक्सेलिक अम्ल यह पाया जाता है टमाटर में। टमाटर में तो बताओ टमाटर कैसा होता है? गोल गोल होता है और गोल गोल ओ होता है, तो यह याद रखना ओक्सेलिक अम्ल। क्या हो गया? ओक्सेलिक अम्ल टमाटर में। चलिए, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में पाया जाता है मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल यानी मेलिक जो होता है, सेव को ग्रीक भाषा में मेलम कहते हैं, हमारे यहां एप्पल कहते हैं। तो मेलम का मतलब मेलोनिक जो अम्ल है वो किस में पाया जाएगा? सेव में पाया जाएगा। मैं स्टार लगा रहा हूं, वो 10th क्लास में नहीं है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए जरूर याद रखना। और बाकी के हमारे 10th क्लास में चलते ही हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। प्रश्न इनमें से ही पूछे जाएंगे जो हमारी किताब में कंटेंट दिए हुए हैं। फिर हमारे पास में आता है टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल प्यारे बच्चों पाया जाता है इमली में। जो हमारे पास इमली है, अर्थात हम कहते हैं इमली जब हम खाते हैं तो चटपटी लगती है। टेक का मतलब क्या हो गया? टार्टेरिक अम्ल। तो इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। अब ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण आ रहे हैं वो है सिट्रिक अम्ल। कौन सा है? सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल, यह सिट्रिक अम्ल यह पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। खट्टे पदार्थ में तो हम कई खट्टे पदार्थ मुख्यतया नींबू में पाया जाता है और आंवला में। आंवला में पाया जाता है। तो यह थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 10th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए भी, कि सिट्रिक अम्ल का किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं नींबू, और आंवला में यह सिट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये अम्लों के क्या थे? स्रोत। एक है प्यारे बच्चों अम्ल हमारे पास में है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। स्रोत क्या है? सिरका। यानी सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, यह भी ध्यान रखें। तो इसीलिए इसे एसिटिक अम्ल है। और 12th की किताब के अनुसार एसिटिक अम्ल का 5% का विलयन सिरका कहलाता है। तो यह भी, लेकिन आपके इतना ज्यादा डीपली पूछेंगे नहीं। एसिटिक अम्ल का स्रोत है सिरका, यह भी ध्यान रखें। तो चलिए, अम्ल स्रोत और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में आपने जान लिया, क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्षार। तो ध्यान रखें क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, स्पर्श साबुन की तरह अर्थात चीकने होते हैं। जब भी आप कभी प्रैक्टिकल करते हो तो देखना, एनिवस से जब आप हाथ रगड़ के किसी कांच के पात्र को हाथ लगाते हो, कांच का पात्र आपके हाथ से फिसल जाएगा। जैसे कभी हम देखते हैं साबुन को माथे पे रगड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक साबुन इतनी रफ्तार से जाती है जैसे किसी रॉकेट का लॉन्च किया है, फिर हम आंखों पे पानी डालते हैं और देखते हैं वो साबुन तो बट पड़ी है। तो ये इस प्रकार से साबुन की तरह चीकने होते हैं। और आरेनियस के अनुसार क्षार जल में घुलकर अर्थात जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। कौन से आयन देते हैं? OH आयन। किसने बताया था? आरेनियस ने बताया था। आरेनियस कौन थे? आरेनियस इंसान थे। तो यह आपके बात समझ में आ गई होगी। वैज्ञानिक का तो
वैज्ञानिक थे तभी तो यहाँ पे माथाफोड़ी की थी इन्होंने। राजनीतिक होते तो वो संविधान के बारे में बताते, तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक ही थे। तो चलिए, आर्यनियस ने बताया था क्षार के बारे में, क्षार क्या होते हैं। अब हम देखते हैं क्षार के भाग यानी क्षार के प्रकार। हम कह सकते हैं क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार के बारे में वही बात है, दो प्रकार के हैं। पहले प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, स्ट्रोंग बेस इसे कहा जाता है। यानी ये क्या करेंगे, जलीय विलयन में वे क्षार जो जलीय विलयन में OH आयन तेजी से अर्थात अधिक मात्रा में देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या होगा, उदाहरण हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र NaOH। ये इसीलिए लिख रहे हैं कि आपके समझ में भी आ जाए सूत्र भी क्या है। यदि रासायनिक सूत्र आपको समझना है तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज ने अपना वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप जाकर पूरे के पूरे सूत्र सीख सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जब तक आपके सूत्र समझ में नहीं आते, ये रासायन आपके समझ में नहीं आएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक बार आप सूत्र वाला जो वीडियो है केमिकल फॉर्मूला वाला, वो जरूर जाके देखें। यदि आपने गहनता से देख लिया है तो ये 4 पार्ट जो आपके यानी क्लास 10th के अंदर 1 2 3 4 है, वो सूत्र से संबंधित है। 5वां पार्ट आवर्त सारणी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अलग बात है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हम कहें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी ये मेरे पास में KOH। फिर हमारे पास में हो जाएगा नंबर 3 सीजियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड CSOH। फिर हमारे पास में नंबर 4 हो जाएगा रूबियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड RbOH। और 5वां मेरे पास में हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH2। ध्यान रखें 10th क्लास वालों में यह और यही याद रखना है, ये दो। और ये जो है तमाम कंपटीशन के लिए हैं और यह सभी प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। अब कहें कैसे याद रखेंगे, चलिए हम देखते हैं कि इनको किस प्रकार से याद रखा जाता है। तो प्रिय बच्चों, यह आप याद रखना, यह हमारे पास में है नानी की फरियाद, यानी नानी की रब से फरियाद, फरियाद, नानी की रब से फरियाद। यह फेरेंशियम होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो यहां आने घोचे के लिए आ गया। तो नानी की रब से फरियाद, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इनकी जो होते हैं ये प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, इनके आगे आप OH लगा देना। ये सभी प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, RbOH हो जाएगा और CSOH हो जाएगा। तो चलिए, यह आपने एक ही ट्रिक में याद रख लिए। एक होता है आपके पास में बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरियम हाइड्रोक्साइड दूसरे वर्ग का एकमात्र जो तत्व है वो प्रबल क्षार बनाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, प्रबल क्षार कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं
कि दुर्बल क्षार कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार अर्थात वीक बेस क्या होते हैं? वे क्षार आप लिख भी सकते हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में धीमी गति से OH माइनस आयन देते हैं, यानी OH इस प्रकार से आयन देते हैं या कम मात्रा में OH आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वो कौन से हैं दुर्बल क्षार? एक तो है लिथियम हाइड्रोक्साइड, यह दुर्बल क्षार होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, लेकिन 10th क्लास में ये इसका जिक्र नहीं किया गया, तो इस पे आप माथाफोड़ी न करें। फिर हमारे पास में होता है कि हम कहीं बात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्यारे बच्चों इसका नाम हम लिखते चलते हैं, चलिए ए में लिख सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अर्थात LiOH। फिर बी में मेरे पास में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH2, MgOH2 होगा। इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्योंकि जब इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूध की तरह सफेद होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसके पीएच का मान होता है 10। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे, ये बहुत काम आएगा आगे। नंबर सी है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अर्थात हम कह सकते हैं AlOS3। मैंने पहले ही कहा यह सूत्र आप तभी सीखेंगे जब आप रासायनिक सूत्र लिखा हुआ कंटेंट न्यू कंसेप्ट क्लासेज के द्वारा वीडियो अपलोड है, वो जाकर आप सीखेंगे तो आपको ये सूत्र आसानी से सरल लगेंगे। अभी सोच रहे हैं सूत्र बन कैसे रहे हैं। फिर हम डी में कह सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो ये भी हमारे पास में क्या होगा? बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है अर्थात NaHCO3, यानी यह हमारे पास में बेकिंग सोडा होगा NaHCO3। ये तमाम हमारे पास में एग्जाम्पल होंगे, तो आपके समझ में आ गया होगा कि दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारे पास में कि हम कह रहे हैं एक शब्द आता है क्षार और एक शब्द आता है क्षारक। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। वे ही क्षारक, जिन क्षारक को मैं किस में डालूंगा? जल में डालूंगा, यानी जल के अंदर डालूंगा और जल में घुल जाएगा, उन्हें क्या कहा जाएगा? क्षार कहलाते हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, और अन्यथा क्या होते हैं? वो क्षारक ही रहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ये कंसेप्ट भी आ सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या सभी क्षार जल में घुलते हैं? सभी क्षार जल में नहीं घुलते। वे क्षारक जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। NaOH जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH आयन देता है अर्थात प्रबल क्षार है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? आपको जो भी मैंने कंटेंट में बोला कि हम कह सकते हैं सभी क्षार जल में घुलते हैं, ये गलत है, यानी सभी क्षार जल में नहीं घुलते हैं। तो आज आपको ये अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। कल हम लेके आएंगे लिटमस पत्र क्या है उसके बारे में, और सूचक के बारे में देखेंगे सूचक क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अम्ल क्षार हैं वो किस प्रकार से अभिक्रिया दर्शाते हैं, फिर हम लवणों के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।